Hi everyone, my name is Deepika Oli and I welcome you all to the channel Psych Learning. So as you all know that CUET PG is approaching. CUET PG आने ही वाला है. Usually जो इसका एग्ज़ाम डेट होता है वो मिड मार्च या स्टार्टिंग मार्च होता है. You can see this, ये 28 मार्च का पेपर है जो 2024 में हुआ था. 2023 का पेपर सॉल्व हमने इसी चैनल पर किया है. सो इफ़ यू वांट टू सी द लास्ट ईयर पेपर आप वहाँ जाके देख सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द मार्च 2024 का पेपर, दैट हाउ वाज इट, क्या क्वेश्चंस आए थे. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ बैच for CUET PG which is going to be started from 15th of November 2024. So if you want to study and you want to join us and you want to join that batch particularly and you want to crack it, you can do it. This is one of my students question paper and she cleared, many students has cleared actually. So if you also want to clear that exam you can come and join the batch. So अभी हम क्या करने वाले हैं, हम 2024 यानी 2024 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं. एंड we'll try to do it in like 2 or 3 parts because there are 75 questions, so maybe we are taking 25 questions a day, so we can do it in a way. Okay, so let's just quickly do move on कि क्या करना है इसके आगे and not waste further time. सो द क्वेश्चन वॉज कि वॉट डू इंटेलिजेंस टेस्ट सक्सेसफुली प्रिडिक्ट. अगर एक इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है तो वो क्या प्रिडिक्ट करता है. अगर आप इंटेलिजेंट हो मतलब आपका IQ ज़्यादा है, दैट डज़ नॉट मीन्स कि फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल जाए, ओके, और साइंटिफिक अवार्ड्स मिल जाए या हैप्पीनेस मिल जाए. सो इट्स बेसिकली वेरी क्लियरली द कॉलेज ग्रेड्स विल बी देयर, क्योंकि आपका IQ ज़्यादा है. आप कहीं पर भी देखोगे जैसे कि अगर आपका IQ ज़्यादा है तो आपकी अकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा होती है, तो कॉलेज ग्रेड्स आपके इम्प्रूव हैं. क्वेश्चन 2 इज़ बेसिकली दीज आर द इमोशंस थ्योरी. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक इमोशन थ्योरी का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो दीज आर द इमोशंस थ्योरी. इनको आपको मैच करना है विद द थिंग्स. ओके, सो कैनन बार्ड थ्योरी बेसिकली क्या बताती है, दैट द थिंग्स emotion provoking events induce simultaneous subjective experience which are labeled as emotions and physiological experience that accompany them. तो labeling यहाँ पे रहती है. Then you have James Lange theory. So James Lange theory basically depend करती है subjective emotional experience में कि आपका क्या है, from that psychological changes within our body, हमारे अंदर. Schacher and Singer theory की अगर हम बात करते हैं तो Schacher and Singer theory basically talks about इमोशनल स्टेट्स आर डिटरमाइंड बाय द कॉग्निटिव लेबल्स जो हम देते हैं. सो जो लेबलिंग हम करते हैं कॉग्निटिव लेबल, आपको पता होगा 2 स्टेप थ्योरी हम प्रोसेस थ्योरी बोलते हैं, जैसे सैचर एंड सेंगर. एंड ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरीज बेसिकली ऑब्वियसली इमोशनल रिएक्शंस के हमेशा जो है एक ऑपोजिट रिएक्शन भी साथ साथ चलता है. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. इफ़ यू वांट टू गेट द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्योरीज आई मस्ट से दैट यू शुड जॉइन दैट बैच. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, सो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 which is asking about the characteristic of a fully functioning person, जो अब्राहम मैस्लो की हाईएस्ट एक्चुअलाइजेशन वाली थ्योरी है. एंड इट टॉक्स अबाउट कि एक फुली फंक्शनिंग पर्सन कैसे एक्ट करता है. सो हाउ इट एक्ट्स, उसके ही और शी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस और जो उसकी बॉडी के हैं. इसके अलावा एबल टू फेस डिफ़िकल्टीज़, वो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर पाएंगे. इनहिबिटेड और नॉट फ्री टू मेक चॉइसेस, ये गलत है. ऐसा नहीं है कि वो चॉइसेस नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं. तो सी विल बी रॉन्ग. अडेप्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस बिल्कुल सही है. सो A, B and D विल बी राइट, विच कम्स आउट टू बी थर्ड ऑप्शन. ओके, great. Then perceiving a text as word on page rather than a black and white piece of paper illustrates which principle of Gestalt therapy. आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि एक प्लेन वाइट चीज़ है, उसके आगे कुछ ब्लैक कलर के वर्ड्स लिखे हैं. आपको कुछ भी ऐसी ब्लैक एंड वाइट पीस ऑफ पेपर तो नहीं दिख रहा ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये काला पेपर है, ये सफ़ेद पेपर है. सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ व्हाट, द फिगर एंड ग्राउंड जस्ट गेस्टाल्ट प्रिंसिपल. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अगर आप इसे देखें तो ये क्लास 11th या 12th की ही बुक का क्वेश्चन है बेसिकली, जहाँ हम उसमें सेंसेशन परसेप्शन करते हैं. उसमें हम ये पढ़ते हैं दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द फिगर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड. सो दिस इज द प्रिंसिपल. Then question 5, a basketball player who is ready to shoot a free throw and is not distracted by the sight of crowd is demonstrating what. अभी क्या हो रहा है, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उसे बस बॉल फेंकने में ध्यान है. आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो उस चीज़ से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. तो उसने क्या किया हुआ है, सेलेक्टिवली अटेंड किया हुआ है अपनी चीज़ को. तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Then question 6, what kind of psychologist would be most likely to conduct a study of challenges in problem solving skills. कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो लोगों में आती हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो क्षमता लोगों में आती है विद इंक्रीजिंग एज, यानी एज के साथ बढ़ते हुए कैसे वो प्रॉब्लम आ रही है. आपको पता है जो एज की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ पढ़ रहे हैं.
Then question 7, the schedule of reinforcement in which reinforcement occurs only after a fixed number of responses, कि अगर आपने अगर 5 सेल्स करी तो उसके बाद ही आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इट इज़ डेफिनेटली फिक्स्ड रेशियो एंड शेड्यूल, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि पर्टिकुलर रेशियो सेट है। फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है आप पूछोगे, फिक्स्ड इंटरवल इज़ योर टाइम इज सेट, कि हर 15 दिन में आपका अप्रेजल होगा, लेकिन फिक्स्ड रेशियो इज़ कि आपका पर्टिकुलर इतनी सेल्स करने के बाद अप्रेजल होगा। ओके, now question 8 is the concept of perceptual set comes out of which approach to perceptual processing। अगर perceptual set का जो concept है हमारा, वो कौन से perceptual processing से हमें मिलता है, that is basically data driven। constructivism क्या है, हम खुद बना रहे हैं। bottom up क्या है, हम stimulus को देख रहे हैं and then we are thinking of things, and direct is basically what is whatever we are doing। so perceptual processing से जो आता है what I said, अच्छा नहीं, they are saying कि परसेप्चुअल प्रोसेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। सो परसेप्चुअल प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन तो होता है कि सिर्फ जो डेटा दिख रहा है वो आ रहा है। बॉटम अप इज़ अगेन जो मेरे पास स्टिमुलस है, सिर्फ वही चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत समझा। देन वी हैव डायरेक्ट इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है मैं वो समझ रही हूँ। कंस्ट्रक्टिविस्ट में हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, सो दिस विल बी परसेप्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट में आएगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी मस्ट बी प्रेजेंट फॉर विजन। थोड़ी सी जो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए जिससे कि हमें जो विजन है वो क्लियरली दिखे, दैट इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ओके, चाहे लाइट हो, चाहे वॉइस हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड आपका होना चाहिए ताकि आपको कोई चीज़ दिख सके, वो होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। Question number 10 is a parent who fails to set firm limits on age appropriate behavior required for a young child would be using which parenting style। एक पेरेंट है जो लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, एंड दे आर जस्ट सेइंग कि आपको जो लगता है करो, एंड दे आर फ्री। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। सो इट इज़ योर परमिसिव पेरेंटिंग, मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सेटिंग देम फ्री। Question 11, the field of artificial intelligence is most closely related to which psychological approach? It's very easy, again I will say you कि ये जो है वो 11th एंड 12th की NCERT में है, जहाँ पर अप्रोचेज स्टॉट साइकोलॉजी ही स्टार्टिंग में पढ़ाया। वहाँ उन्होंने बोला है कि कॉग्निटिव जो है बहुत सारे ये चीज़ें सेटअप करता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में काम करते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच लेके काम करते हैं कि हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, एंड उनकी थिंकिंग को मैच करना। Okay, then we have types of validity and their definitions. So first is content validity. Content validity is कि उसमें content सही है कि नहीं है। So a systematic examination of test whether determine covers a representative sample of behavior or not। जो आप ढूंढ रहे हो क्या वो आपके में है या नहीं है। इसके अलावा you have concurrent validity, जो आप validity देखते हो सेम बिहेवियर की किसी और चीज़ में। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इफ़ यू विल से, इट इज़ कि फ्यूचर में क्या होगा, फोरकास्टिंग करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस में। एंड फेस वैलिडिटी, कि वो टेस्ट दिख कैसा रहा है, कि वो वैलिड है या नहीं है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, A2 3 येस, इट्स फर्स्ट ऑप्शन। देन हैरी हैरलॉ स्टडी ऑन बेबी मंकीज़। हैरी हैरलॉ की बहुत क्लासिक स्टडी है मंकीज़ पे, हम सब पढ़ते हैं। बेबी मंकीज़ पे विच इंडिकेट द अटैचमेंट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू, अटैचमेंट किससे कनेक्टेड होती है, दिस इज टैक्टाइल सेंसेशन। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक मंकी लिया था जो कि वायर्स सा था, एक कॉटन का था। तो सिर्फ मिल्क प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं था, जो कॉटन और जो टैक्टाइल जो टच है ना, सॉफ्ट टच बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और टैक्टाइल सेंसेशन उसे हम कहते हैं, जिसे हम कॉन्टैक्ट कम्फर्ट भी कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, सेंसरी इज टू मोटर एज रिसेप्टर इज टू। अगैन वेरी सिंपल, सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्ट करते हैं कि अपना हाथ पीछे हटाओ। उसी तरह से रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं कि कुछ चीज़ लग गई है, और इफेक्टर सेल्स भी उनका दूसरा नाम है जो कि एक्ट करते हैं कि अब आपको ये करना है। सो थर्ड ऑप्शन। नाउ द पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, जो आपकी प्यूपिल होते हैं, जो कलरफुल पार्ट है आपका, सॉरी जो आपका ये रीजन है कि आपको कितना देखना है, उसके लिए विजन के लिए, फॉर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर आइरिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आइरिस इज द कलर्ड पार्ट विच कंट्रोल्स द प्यूपिल वाला थिंग। ओके, irises are basically the nerves which helps that way. Then we have the reduced sensitivity of sense organs to prolonged stimulation, कि सेंसिटिविटी रिड्यूस्ड है आपके सेंस ऑर्गन्स की, क्योंकि बहुत देर से डीजे बजता जा रहा है, आपको आदत हो गई है उसकी।
तो आपका स्टिमुलेशन अब उसको रिएक्ट ही नहीं कर रहा है. सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड, इट विल कॉल्ड अडेप्टेशन, क्योंकि आपकी सिचुएशन में अडेप्टेशन हो चुकी है. Question 17. If you look up at the address of a person you have never visited before and 3 minutes later no longer remember the address. आपने देखा, आप कभी गए नहीं थे, आप उस एड्रेस को भूल गए. तो अभी क्या हो रहा है, अब आपकी जो मेमोरी है वो कहाँ पे जा रही है आपके, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है. क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, हमें बस कुछ सेकंड्स के लिए मेमोरी रिमेंबर होती है और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं. क्वेश्चन 18 इज़ बेसिकली अबाउट द इंटेलिजेंस थ्योरीज, उनके नाम और किसने वो दिए. ओके, सो बेसिक है बिकॉज बस नाम बताने हैं. जी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय स्पीयरमैन. येस. आफ्टर दैट हायरार्किकल थ्योरी वॉज गिवन बाय वर्नन. मल्टी फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाय थर्स्टन एंड क्यूबिकल मॉडल वॉज गिवन बाय गिलफर्ड, जो कि आपका पूरा ऑपरेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोडक्ट्स का स्क्वायर था. So that means third option is your correct answer. Then question 19, conscious forcing of desires or thoughts out of consciousness. आपको consciousness से लेके आना है, consciousness से आपको उसको unconscious में डालना है. आप मतलब basically force किया है आपने, और conscious forcing है मतलब आप जान पूछ कर रहे हो. So it will be suppression. Confusing होता अगर repression option में होता है, क्योंकि repression होता है unconscious forcing. बस आपको इतना ध्यान देना है. ओके, repression होता है unconscious forcing. तो that is the major difference. Suppression is conscious and repression is unconscious. Then question 20, the cat which mews to a doorbell, not a phone ring, is exhibiting the learning phenomena. ये क्या है? कंडीशनिंग का क्वेश्चन है. अब वो एक चीज़ पे म्यू कर रही है बट वो एक चीज़ पे नहीं कर रही है, तो उसका मतलब उसने डिस्क्रिमिनेशन सीख लिया है. स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन उसको समझ में आ गया है. क्वेश्चन 21 इज विच इज़ नॉट अ डेप्थ क्यू. कौन सा इसमें से डेप्थ क्यू नहीं है? दैट इज़ पोटेंशियली अवेलेबल फॉर ओनली वन आई. एक ही आई से आप देख सकते हैं डेफिनेटली, तभी वो डेप्थ क्यू नहीं है. तो व्हाट इट इज़ दैट? बायनॉकुलर डिस्पैरिटी, तो ऑब्वियसली आपको यू नीड दैट. मोशन पैरालैक्स, लीनियर पर्सपेक्टिव, टेक्सचर ग्रेडियंट. तो इसमें से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब की सब क्या हैं, वो आपकी डेप्थ क्यू है, क्योंकि आपको इमेज में दिखता है हाँ टेक्सचर ऐसा बना हुआ है. लीनियर पर्सपेक्टिव आपको दिखता है कि जो रेल है वो एक पॉइंट पर जाके ज्वाइन कर रही है. मोशन पैरालैक्स आपको चलते हुए दिखता है. सो वन आई के लिए आपका जो है दैट इज़ अवेलेबल फॉर ओनली वन आई. दिस इज़ बायनॉकुलर डिस्पैरिटी. ओके, दोनों आपकी आंखें अगर आप देखो, आप इस आंख से आपको अलग दिखेगा, एंड इफ यू क्लोज दिस आई यू विल गेट द डिफरेंट थिंग. देन असाइनिंग टेस्ट कंडीशंस टू वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स. एक ग्रुप में आपने कंडीशन दी, वाइल कीपिंग द अदर एज न्यूट्रल. दूसरे को आपने बिल्कुल न्यूट्रल रखा, उसमें आपने कुछ नहीं किया. तो वेरिएबल का जो इफेक्ट है आपका स्टडी के अंदर, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, द ग्रुप नॉट टू असाइन टेस्ट कंडीशन वुड बी नोन एज. जिस ग्रुप को कोई कंडीशन असाइन नहीं हुई है उसको हम क्या कहेंगे? वेरी बेसिक कंट्रोल ग्रुप. यू हैव टू ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप में आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते हो, नॉर्मल कंडीशन में देखते हो. एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अपनी ट्रीटमेंट कंडीशंस को दिखाते हो कि हाँ ये है, एंड देन यू स्टडी. क्वेश्चन 23 इज अगेन मैच द फॉलोइंग, बट इट इज़ द स्टेजेस. और एक किसकी स्टेजेस है? एरिक्सन की है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरी क्लियरली मैंशन. सो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज़ योर टोडलर के बच्चों का एज होता है. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज स्टार्टेड एज अर्ली चाइल्डहुड. जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन मिडिल अडल्टहुड. एंड ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर इज लेट अडल्टहुड, विच इज यूजुअली कॉल्ड एज ओल्ड एज ऑल्सो. सो दिस विल बी योर सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. So if you want to read them all in detail and understand the depth understanding, for that you really need to join the batches or the classes. The forgetting of new learning, आप नया भूल गए हो क्योंकि आपने पहले कुछ याद किया था. Now what is happening? There is a interference of two things. अभी क्वेश्चन मुश्किल तब होता जब आपसे पूछा जाता कि प्रोएक्टिव है रेट्रोएक्टिव है. अब मुझे बताओ कमेंट्स में कि वेदर इट्स अ रेट्रोएक्टिव और इट्स अ प्रोएक्टिव. चलो, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड वी आर फॉरगेटिंग समथिंग ओल्ड. सो टेल मी कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल लेट यू नो कि किसने आंसर सही दिया है. ओके, योर होमवर्क. देन एज अ साइंस विच इज़ द फॉलोइंग डज साइकोलॉजी यूज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. साइकोलॉजी के अगर हम साइकोलॉजी को साइंस मानते हैं तो एक बेसिक सोर्स क्या होना चाहिए अगर हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? तो डेफिनेटली नॉट कॉमन सेंस और सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा. क्वेश्चन 2 इज कनेक्ट. ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस भी नहीं, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन नहीं, फॉर्मल चलेगा, ले पर्सन ओपिनियन भी नहीं. सो बी ऑप्शन इज द वेरी बेसिक ऑप्शन. ऑप्शंस देख के भी आप आंसर बता सकते हो. देन क्वेश्चन 25, सेंट्रल ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स. अगैन वेरी बेसिक. किसने दिया था? ये 11th-12th का क्वेश्चन है. इट वॉज गिवन बाय गॉर्डन एल्पॉट. ओके,
Okay, so we have done this. Now question 27 can be a homework for you also. एक और question आप homework में कर सकते हैं. That which of the following describe the path of neural impulse from the sense organs to a brain? कौन सा path है? So you write down the answer of this question. इन दो questions के answers आप मुझे बताओ. That is it for today. I don't want to stretch it a lot. I hope आपको समझ में आया and you got the answers of everyone और क्यों ऐसा हुआ. Remaining questions हम इसी में करेंगे. So for that do subscribe the channel, like the video and share it with the people जो भी CUET PG दे रहे हैं. And if you are also aiming, the batch is going to be at a very very affordable prices starting from 15th of November. Thank you so much for watching, guys. Bye bye. Take care and all the best for all the exams who are writing. Take care. Bye bye.